हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन लोग 12th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का हमारा जो सैंपल पेपर 2025 चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ शास्त्र जो होता है, इसमें हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हमारे जो केंद्रीय समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो हमें बतानी है। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है माल कौन सा बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ऐसा तो है नहीं कि हमारी इकोनॉमी में हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, हम कुछ भी बना लें और कितना भी बना लें, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या है, सोच समझ करके बनाना पड़ता है कि हम क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। जो हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और इंसान की जो जरूरतें होती है वो असीमित होती है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स। हम सारे गुड्स नहीं बना सकते। एज मच एज वी विश टू प्रोड्यूस, कि जितना भी हम माल बनाना चाहें हम सारे गुड्स बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स व्हाट आर टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। तो हमें ये चूज करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड बनाएं या फिर हम कैपिटल गुड्स बनाएं। कैपिटल गुड का मतलब होता है पूंजीगत माल, और जो कंज्यूमर गुड होता है उसको अपन बोलते हैं उपभोग वाली वस्तुएं जो अपन डेली कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, पूंजीगत होते हैं, जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पास जो हमारा बजट है वो अच्छा है तो हम कैपिटल गुड बनाएंगे। और अगर हमारे पास पैसे कम है, जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, कम पैसा, तो फिर हमें कंज्यूमर गुड बनाना पड़ेगा, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह। और अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे, जैसे मान लो हमने कोई सीमेंट इवेंट बनाने की फैक्ट्री खोल दी, या फिर हमने ट्रैक्टर वगैरह है, 4 व्हीलर वगैरह है, ये चीज बना सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें ये भी है हाउ मच। हमें ज्यादा माल भी नहीं बनाना, क्योंकि हमने ज्यादा माल बना लिया तो हमारे पास स्टॉक में रखा रहेगा। अगर हम माल बेच नहीं पाएंगे तो हमारा जो पैसा है ना, वो स्टॉक में जो माल रखा उसमें पैसा हमारा फंस गया। और हमें कम माल भी नहीं बनाना है कि माल की मार्केट में हम ठीक से सप्लाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, माल कौन सा बनाया जाए या फिर कैसे माल बनाया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब माल कैसे बनाया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। दीज आर दीज आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे माल बनाने की जो टेक्निक होती है प्रोडक्शन, उसमें दो तरह से हम माल बना सकते हैं। पहला है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक होती है उसमें हम जब माल बनाएंगे तो उसमें हमें लेबरों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो लेबर वगैरह है हमें वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और अगर हमारे पास पैसा सफिशिएंट है तो हम अपने बिजनेस में माल कौन सा, किस टेक्निक से बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें सारे का सारा काम मशीनों से होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। इसमें हमें लेबरों की कम जरूरत पड़ती है जबकि कैपिटल की जरूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट, फॉर वोम टू प्रोड्यूस। फॉर वोम टू प्रोड्यूस में आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। How production or income generated through production but distributed among different individuals and household of the society। हमें माल बनाने के बाद, जो माल बना बेचने के बाद हमें जो इनकम होगी वो हमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या फिर हमने जो माल बनाया है वो हमें ऑल इंडिया में हर घर तक माल हमें कैसे पहुंचाना है। इसमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। हाउ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माल बनाने के लिए जो हमने फैक्टर इस्तेमाल किए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, हम कितना पैसा जमीन पर लगान के रूप में दें, हम कितना लेबर को मजदूरी दें, हम कितना पूंजी पर ब्याज दें। तो माल बनाने के जो फैक्टर होते हैं उनको हमें रिवार्ड के तौर पर कुछ कैश पेमेंट करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा लास्ट, फॉर वोम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। आप सेंट्रल इकोनॉमी में और मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल इकोनॉमी होती है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सबके द्वारा, वो सरकार के द्वारा या फिर हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा तय होती है। जबकि मार्केट इकोनॉमी में हमें जो भी कुछ काम करना पड़ता है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मैनेज थ्रू द मार्केट। मार्केट इकोनॉमी में सब कुछ मार्केट में जो डिमांड और जो फोर्स होती है, सप्लाई की फोर्स, वो सब चीजें तय करती हैं कि मार्केट में हमें कौन सा माल बनाना है,
तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी हम वो वाला माल बनाएंगे। नेक्स्ट, द प्राइमरी मोटिव इज सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसका मेन मकसद क्या होता है? समाज का कल्याण करना, सोशल वेलफेयर। जैसे इंडिया में जो ट्रेन वगैरह चल रही है, भारतीय रेल, वो सरकार के अंडर में चल रही है, तो ट्रेन में अमीर या गरीब कोई भी आदमी ट्रेवलिंग कर सकता है, तो ये सोशल वेलफेयर के लिए है। जबकि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मकसद होता है वो है लाभ कमाना, एक तरह से ये प्राइवेट इकोनॉमी होती है। थर्ड पॉइंट, इन दिस इकोनॉमी कंट्रोल ऑन डिमांड एंड सप्लाई इज ऑन द गवर्नमेंट। हमारी जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों का, मांग और पूर्ति सरकार के अंडर में, सरकार के कंट्रोल में रहती है। जबकि जो मार्केट इकोनॉमी है, इन दिस इकोनॉमी डिमांड इज कंट्रोल्ड बाय सप्लाई, नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो डिमांड है वो सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम सप्लाई बढ़ाएंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा जो न्यूमेरिकल्स है, फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। आपको कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, एक के बाद एक हमने 5 यूनिट इस्तेमाल करी है। इसमें हमें टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता बतानी है, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता भी बतानी है। जैसे पहले पे जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वो सेम आएगी, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आएगा। नेक्स्ट, हम जैसे ही एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 5। अगर हम एक यूनिट और कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? इसको निकालने के लिए आप 9 में से 5 माइनस करो, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो यहाँ पे कितनी आ गई? 4 आ गई, 4 आ गई। तो टोटल यूटिलिटी ऐसे निकाल लेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी हम ऐसे निकालेंगे, ये हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी सेकंड में से टोटल यूटिलिटी फर्स्ट माइनस कर दो, जैसे आप 9 में से 5 माइनस करेंगे यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट 5 थी, मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड 4 थी, अगर हम 5 और 4 को ऐड कर लें तो 9 हो गया। 5 + 4 9, 9 में 3 ऐड कर लो 12 आता है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी नेक्स्ट जो ऊपर है वो कितनी हो गई? 12 हो गई। अब आप टोटल यूटिलिटी 4 में से टोटल यूटिलिटी 3 जो हमारी 12 आई थी वो माइनस कर दो, 14 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारी नेक्स्ट यूटिलिटी यहाँ पर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप सारी यूटिलिटी जोड़ लो, तो मार्जिनल यूटिलिटी 5 + 4 9 हो गई, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 हो गया, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 हो गया, 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारी टोटल यूटिलिटी 15 भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है वो है, एक्सप्लेन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। सन 2016 में भारत सरकार ने जो नोटबंदी की थी उसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर इसके क्या क्या अच्छे प्रभाव पड़े। तो पहला है कंट्रोल ओवर ब्लैक मनी, लोगों के पास जितना भी ब्लैक मनी था वो सब निकल करके आया। डीमोनेटाइजेशन हेल्प्ड इन आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग ब्लैक मनी हेल्ड इन कैश, लोगों के पास जितना भी काला धन छुपा हुआ था, लोगों की तिजोरियों में जो पैसा भरा पड़ा था, वो सारे का सारा लोगों को बैंकों में जमा करना पड़ा। जब वो पैसा बैंकों में आया तो वो पैसा चलन में आ गया, और जब वो पैसा चलने लग गया, मतलब सर्कुलेशन में आ गया, लोगों के इस्तेमाल करने के लिए काम आ गया, तो इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हुई है, और जो काला धन था उस पर कुछ हद तक कंट्रोल भी किया है सरकार ने। नेक्स्ट, कर्ब ऑन करप्शन, जो नोटबंदी है उससे कुछ हद तक जो भ्रष्टाचार है उस पर भी कुछ लगाम लगाई गई है। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलीगल कैश बिकेम यूजलेस, कुछ ऐसा कैश है जो कि इलीगल था या फिर जो यूज ही नहीं हो रहा था। डीमोनेटाइजेशन रिड्यूस करप्शन, नोटबंदी में जो भ्रष्टाचार है उसमें भी काफी कमी आई, स्पेशली इन द सेक्टर वेयर कैश ट्रांजैक्शन वर कॉमन, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर कि नगद लेन देन ज्यादा होते थे। सरकार ने काफी हद तक वहां पे भ्रष्टाचार में काफी कमी की है। नेक्स्ट,
रिडक्शन इन फेक करेंसी, जो नोटबंदी है उसका एक अच्छा प्रोग्राम ये भी था कि जो पाकिस्तान था उसने हमारी ही करेंसी जैसी सेम बिल्कुल करेंसी अपने इंडिया में जो करेंसी छपती थी वो उन्होंने पाकिस्तान वालों ने अपने पाकिस्तान में भी प्रिंट करना शुरू कर लिया था। तो जब नोटबंदी में सरकार ने जो 500 और 1000 के नोट जो बंद किए थे, तो पाकिस्तान के पास जो 500 और 1000 के नोट थे वो सर्कुलेशन में सरकार ने जब बंद कर दिया तो फिर जो पाकिस्तान की जितनी भी मनी थी वो सब नोट यानी कागज बन गई। वो फेक करेंसी नोट सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी बिकम इनवैलिड। तो रातों रात जब सरकार ने नोटबंदी की तो पाकिस्तान के पास जितना उन्होंने गलत पैसा छाप लिया था वो सब कागज बन गया, वो वेस्ट बन गया सब। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। नोटबंदी के बाद से ही गूगल पे, फोन पे ये सब चीजें चलने लग गई हैं और इससे जो डिजिटल कैश है उसको काफी बढ़ावा मिला है और जो कैश जो नगद लेन देन था बड़े बड़े अमाउंटों में लाखों रुपए में उससे लोगों में काफी कमी आई है। डीमोनेटाइजेशन इंकरेजेस द यूज ऑफ द डिजिटल पेमेंट। नोटबंदी से लोगों में जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा मिला, सच एज द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई एंड मोबाइल। आज लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और फोन पे, गूगल पे से पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप क्लासिकल थ्योरी और कीन्स थ्योरी में अंतर बताइए। कीन्स की थ्योरी और जो परंपरावादी जो थ्योरी चली हुई आ रही है उस थ्योरी में आप दोनों में डिफरेंस कीजिए। तो हमारे जो ऑथर्स थे कीन्स, इनकी आय और रोजगार की थ्योरी बतानी है और एक जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें आपको अंतर बताना है। तो पहला जो क्लासिकल थ्योरी थी वो लॉन्ग रन एनालिसिस, ये काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, जबकि जो कीन्स की जो थ्योरी है इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, शॉर्ट रन एनालिसिस, ये काफी छोटे समय के लिए शॉर्ट रन एनालिसिस। नेक्स्ट, वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। जो परंपरावादी थ्योरी है उसमें मजदूरी और जो प्राइस है वो काफी फ्लेक्सिबल, मतलब मजदूरी और जो कीमत है, मजदूरी की जो कीमत होती है उसमें काफी फेरबदल होता रहता है। जबकि जो कीन्स थ्योरी है वेजेस एंड प्राइसेस आर रिजिड, इसमें मजदूरी का जो रेट है उसको चेंज करना थोड़ा सा कठिन होता है। नेक्स्ट, सेविंग एंड इनकम इन्वेस्टमेंट आर इक्वल थ्रू इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये किस पे डिपेंड करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेंगे। क्लासिकल थ्योरी, परंपरावादी थ्योरी में बचत और जो विनियोग है वो किस पर डिपेंड करते हैं? इंटरेस्ट रेट पर। जबकि जो हमारी कीन्स की थ्योरी है उसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल थ्रू चेंज इन इनकम। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो लोगों की सेविंग बढ़ेगी, अगर सेविंग बढ़ेगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट नेसेसरी। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी होती है उसमें सरकार की दखल अंदाजी जरूरी नहीं है। द इकोनॉमी इज सेल्फ एडजस्टेड, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जबकि कीन्स की जो थ्योरी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें सरकार को दखल अंदाजी करनी ही पड़ती है अगर हम पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई फैक्टर, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ईटीसी। जो राष्ट्रीय आय है वो पूर्ति के जो कारक होते हैं, पूंजी, मजदूरी या फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो निर्धारित करती है। जबकि जो कीन्स थ्योरी होती है उसमें नेशनल इनकम डिटरमाइंड बाय द अफेक्टिव डिमांड, जो राष्ट्रीय आय होती है वो किससे तय होती है? प्रभावी मांग से तय होती है। नेक्स्ट, डिमांड हैज नो मेजर रोल, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यहाँ पर जो मांग है उसकी मुख्य भूमिका नहीं रहती, जैसे ही हम माल बनाएंगे अपने आप उसकी सप्लाई करेंगे तो सप्लाई जो पूर्ति है वो अपने आप मांग पैदा कर देगी। जबकि सेकंड साइड में डिमांड इज क्रूशियल, इसमें जो डिमांड है उसका मुख्य भूमिका रहती है। डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट में माल आना शुरू हो जाएगा और सप्लाई अपने आप क्रिएट